Hello and welcome everyone on our channel. This is Ashish Kumar and I welcome you all in yet another session of 10th board English classes by me. Guys, we have been doing right now the summary or the story and the question answers of Panorama English Reader. I'm not talking about Panorama book, main book. We are talking about supplementary book, that is English Reader. हम लोग supplementary book English Reader के chapters को कर रहे हैं. And in that or in process we have already completed 3 chapters. हम लोगों ने 3 chapter कर लिए हैं. The first one was January night, second one was allergy, and the third one was the bet. Today I am here with a new topic that is quality. आज हम लोग quality chapter के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे लिखा है जॉन गैल्सवर्थी ने. जॉन गैल्सवर्थी एक इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लैंड के राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारे ड्रामा वगैरह इन्होंने भी लिखा हुआ है. काफ़ी फेमस लिटरेचर में इनका योगदान है और इनकी ये जो लिखी हुई रचना है क्वालिटी, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में ही नहीं, एमपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड तक में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है. तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे. इसमें मुख्य भूमिका में खुद लेखक या नैरेटर है और इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो नायक है इस कहानी का, जिसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी आधारित है, वो हैं मिस्टर जेस्लर. मिस्टर जेस्लर क्या है? तो ये है एक शू मेकर, यानी जूता बनाने वाले. इन्हीं के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी है. इससे पहले कि मैं आपको इस स्टोरी का समरी एक्सप्लेन करूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप विश्वास किस चीज में करते हैं, क्वालिटी में या क्वांटिटी में? बिकॉज हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जिन्हें क्वालिटी चाहिए, हर चीज में क्वालिटी, से फर्क नहीं पड़ता कि चीजें महंगी हैं कि चीजें सस्ती हैं. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें क्वांटिटी चाहिए, उन्हें लगता है कि भाई महंगा लेने से अच्छा है कि इस जैसा 4 ले लो. लेकिन जो रॉयल लोग हैं जिन्हें क्वालिटी चाहिए होती है, वो क्वालिटी के लिए कहीं भी जाते हैं और किसी भी तरह का पेमेंट या भुगतान करते हैं. तो क्वालिटी देने वाले लोग भी होते हैं, क्वांटिटी देने वाले लोग भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जरा मोबाइल कंपनीज पर आऊं क्योंकि आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी. कुछ मोबाइल कंपनीज हैं या मोबाइल फोन्स हैं, जैसे कि मैं एप्पल की बात कर लूं. एप्पल का जो आईफोन है वो काफी महंगा आता है, लेकिन उसके भी खरीदार उतने ही हैं. और एप्पल कंपनी जब भी अपनी चीज बनाती है तो उसमें क्वालिटी का ख्याल रखती है, क्वांटिटी का नहीं. उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारी चीजें काफी स्ट्रांग होती हैं. और वही बात कर लें, जो मैं फोन यूज करता हूँ वो रेडमी का है, तो रेडमी के जो फोन आते हैं, रियलमी आते हैं, या और भी जो बहुत सारी ऐसी ओप्पो, वीवो जैसी कंपनीज हैं, ये क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करती हैं, क्वालिटी पे नहीं. इनके जो फोन्स होते हैं ये काफी दिनों तक नहीं चलते, खराब हो जाते हैं, इन्हें रिप्लेस करना पड़ जाता है. तो इनको जो बनाने वाली कंपनीज है ये क्वांटिटी पे विश्वास करती है. और एप्पल जो है, वो जो मैकबुक प्रो बना ले, आईफोन बना ले, कुछ भी बना ले, वो क्वालिटी पर विश्वास करती है. तो क्वालिटी देने वाले लोग भी होते हैं. इस कहानी में हमारे मिस्टर जेस्लर एक ऐसे शू मेकर हैं जिनका जीवन क्वालिटी प्रोडक्ट देने में बीत गया. वो लोगों को अच्छे से अच्छे जूते बना करके देने में विश्वास रखते हैं और उसके लिए वो अपना भोजन, पानी, बाकी सुख सुविधाओं को भी त्याग करके द बेस्ट प्रोडक्ट देने में विश्वास रखते हैं. हालांकि द बेस्ट देने के चक्कर में अंततः उनका काफी नुकसान होता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं. तो आइए देखते हैं कि इस पूरी कहानी का सार है क्या. तो चलिए कहानी शुरू करते हैं. ये कहानी क्या है, इसकी समरी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होगी. देखिए लिखा हुआ है कि द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बूट शॉप. कहानी शुरू होती है एक जूते के दुकान के बारे में. ऑन टॉप ऑफ वॉज द नेम प्लेट जेस्लर ब्रदर्स. वो जूते का जो दुकान है उसके ऊपर में नेम प्लेट लगा हुआ है जेस्लर ब्रदर्स, यानी जेस्लर ब्रदर्स की दुकान आप कह सकते हैं. एंड फ्यू शूज डिस्प्लेड ऑन द विंडो. और जो उसके शीशे की जो खिड़कियां हैं या जो भी जैसी भी खिड़कियां, उस खिड़कियां पर जूते रखे हुए, जैसे कि एक आम जूते के दुकान में होता है, वैसा ही ये जूते का दुकान है और यहीं से कहानी शुरू हो रही है. दे मेक शूज ऑन ऑर्डर. और यह जो दुकान है जेस्लर ब्रदर्स की दुकान, ये जूते ऑर्डर पर बनाते हैं. ये पहले से बना करके नहीं रखते हैं, इन्हें जब कोई ऑर्डर देता है तब ये जूते बनाते हैं. द नरेटर देन नरेट्स वन ऑफ हिज मीटिंग्स विद मिस्टर जेस्लर. और फिर ये जो कहानीकार है ये अपने एक मुलाकात के बारे में बता रहे हैं कि जब वो मिस्टर जेस्लर से मिले. He says it has not been possible to go to him
much because the shoes he made have lasted very long and are best of their kind. वो कह रहे हैं कि उनके पास बार बार जाना बड़ी मुश्किल था। इसका वजह ये नहीं है कि परेशानी थी, वजह ये है कि वो जो जूते बनाते थे वो इतने बेहतरीन जूते होते थे कि क्वालिटी के मामले में वो द बेस्ट होते थे और बहुत लंबा चलते थे। One day the narrator goes to their shop to get a pair of Russian leather shoes. एक दिन जो हमारे कहानीकार हैं यह उस दुकान पर जाते हैं रशियन लेदर के शूज लेने के लिए, मतलब रूस से जो चमड़ा आता है उससे बनने वाले जूते, काफी महंगे और मजबूत जूते होते हैं, खासकर इंग्लिश कंट्रीज में पहने जाते हैं उस सर्दी से बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए काफी ऊंचे जूते होते हैं। तो वो लेने के लिए उनके पास गए। किसके पास? मिस्टर जेस्लर के पास, या मिस्टर जेस्लर के दुकान पे। Mr. Jessler retreats upstairs and comes back after some time holding a fine golden Russian leather piece. मिस्टर जेस्लर के दुकान का वर्णन किया गया है कि वो ऊपर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं और सीढ़ियों से वह नीचे उतर रहे हैं और उनके हाथ में एक बहुत ही बढ़िया लेदर पीस है जिसका वो शायद जूता बनाएंगे। After the narrator's approval, he says he will get his shoes tomorrow fortnight. और वो मुझसे पूछते हैं कि आप अपना जूता कब तक चाहते हैं, नैरेटर से, कहानीकार से। तो वो कहते हैं कि जब आप बना कर दे दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, कल आकर के आप रात में अपने जूतों को ले जाइएगा, यानी मैं कल आपको बढ़िया सा एक शानदार रशियन लेदर वाला जूता बना दूंगा। तो उनको उनके जूते मिल जाते हैं, वो जूते लेके अपना चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद कहानीकार वापस मिस्टर जेस्लर की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं, देखिए, one day the narrator goes to their boot shop and tells him that the last shoe he got from him creak का मतलब होता है मचमचाना, मतलब आवाज, जो चरमराने की आवाज होती है ना, चरमराने की आवाज, उसे हम क्रीक कहते हैं। जब जूते चमड़े के होते हैं और उनको पॉलिश वगैरह नहीं की जाए, काफी दिन छोड़ दिया जाए, तो वो थोड़ा आवाज करने लगते हैं अजीबो गरीब। तो यही जाकर के ये मिस्टर जेस्लर को कह रहे हैं कहानीकार कि उन्होंने जो उनसे जूते लिए थे कुछ दिनों पहले, उन जूतों से चरमराने की आवाज आ रही है, यानी जूते खराब हो रहे हैं। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज मिस्टर जेस्लर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द शूज टू हिम। पहले तो उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसे उनके जूते हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर सोचने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, काम करो, तुम वो जूते लेकर के मेरे पास आओ। He assures that if he can't repair them, he will give the money back. और वो कहानीकार को यह कहते हैं कि अगर उन जूतों को वो रिपेयर नहीं कर पाए, बढ़िया नहीं बना पाए, तो वो उसके पूरे पैसे वापस लौटा देंगे जितने पैसे में उन्होंने उनसे जूता खरीदा है। ओके, तो कहानी आगे बढ़ती है। Another day he goes to Jessler brother to order a new pair, wearing a pair of shoes which he bought due to some emergency from a big firm. और अगले फिर एक दिन की घटना है कि अगले दिन वह जाते हैं जेस्लर ब्रदर के पास एक नई जोड़ी जूते का ऑर्डर देने के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने वो जूते पहने हुए हैं जिसकी उन्होंने शिकायत की थी कि ये जूता मचमचाता है, इससे करकराने की आवाज आती है, और उन्होंने उसको किसी बड़े जूते के दुकान से, किसी बड़े जूते की कंपनी से इमरजेंसी में खरीदा था। मिस्टर जेस्लर एट वंस रिकॉग्नाइजेस दैट द शूज आर नॉट मेड बाय हिम। और जूते को देख करके ही मिस्टर जेस्लर पहचान जाते हैं कि अरे, आपने जो कंप्लेन किया था कि मेरा बनाया हुआ जूता खराब है, उससे आवाज आती है, ये जूता वो थोड़ी है जो मैंने बनाया था। He touches a particular spot, वो जूते का जो ऊपरी भाग होता है ना, जो उंगलियों का टो के पास वाला भाग होता है, उसको छूते हैं इस तरह से on the narrator shoes where it isn't comfortable for narrator and says that it hurts there। और वो बताते हैं नैरेटर को कि यहाँ पर में तो ये कंफर्टेबल नहीं है, जब तुम पहनते होगे तो तुम्हें उंगलियों के पास तकलीफ होती होगी इस जूते को पहनने में। He expresses his contempt that those large firms attract customers through shiny, impressive advertisement to sell their inferior quality products। वो निंदा करते हैं। कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा, कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा, मतलब किसी की बुराई करना, आप अपनी भाषा में कहें तो। वो बड़े बड़े कंपनियों को की निंदा करते हुए कहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ा ही चमकदार, तड़क भड़क एडवर्टाइजमेंट कर करके, प्रचार करके लुभा लेती हैं कस्टमर्स को अपना सामान खरीदने के लिए, और क्वालिटी के मामले में बिल्कुल रद्दी सामान होता है। ये क्वालिटी की जगह पैसे अपने एडवर्टीजमेंट में लगाती है, प्रचार प्रसार में लगाती है, और कस्टमर्स को अपनी चीजें इस तरह से बेच देती हैं। Then the author explains to him under what circumstances he had to buy those shoes।
और फिर कहानीकार उनको बताते हैं कि हाँ मैं गलत था, मुझे लगा कि ये जूते मैंने आप ही से खरीदे थे, अब मुझे याद आ गया कि वाकई ये जूते मैंने किसी बड़ी दुकान से खरीदा था, बड़े प्रतिष्ठान से खरीदा था। और उनको समझाते हैं कि क्यों उन्हें ये जूते खरीदने पड़े, क्योंकि वे उनके रेगुलर कस्टमर्स थे, रेगुलर जूता उन्हीं से बनवाते थे। और आज वो दूसरा जूता लेकर आए, ऊपर से उन्होंने उसकी शिकायत भी कर दी है कि ये जूता आपका बनाया हुआ खराब है। तो उनको शर्मिंदा होना पड़ता है जब वो जूता बनाने वाला पहचान जाता है कि भाई ये तो अब मेरा बनाया जूता है ही नहीं। तब इन्हें बताना पड़ता है कि देखिए ये स्थिति वस्तु स्थिति हो गई थी उस वक्त, और मुझे इमरजेंसी में जाकर के ये जूता वहां से खरीदना पड़ा था। और मिस्टर जेसलर यहाँ क्या दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो क्वांटिटी पर विश्वास करती हैं, क्वालिटी पर नहीं। वो चीजें बनाती तो जरूर है, लेकिन उसमें शाइन इतना रहता है, तमक धमक इतना रहता है, चमक धमक इतना रहता है कि लोग उसे देखकर खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं। मैं थोड़ा सा कहानी को बीच में रोकते हुए आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि आजकल मार्केट में सब्जियों की बात कर लें तो आप देखेंगे कि लोग जो सब्जियां खरीदने जाते हैं तो वो देखते हैं कि कौन सी सब्जी, जैसे मैं लौकी की बात कर लूं, गर्ड कहते हैं उसे हम लोग इंग्लिश में, तो आप देखेंगे बड़ी लंबी लंबी सीधी सीधी लौकियां मार्केट में मौजूद हैं। वो जो लौकियां होती हैं उनमें इंजेक्शन मारा रहता है, उनमें केमिकल मिला दिया गया रहता है। आज रात में इंजेक्शन मारिए, सुबह इतनी बड़ी लंबी लौकी तोड़ लीजिए, वो बिल्कुल खाने लायक नहीं होती है, स्वाद रहित होती है और उसमें केमिकल भी डला हुआ है। और जब आप नेचुरल लौकी खाएंगे जो गांवों में से, खेतों में से आती है, तो वो लौकियों को, वो भी लौकी खेत में से ही आती है, लेकिन गांव के खेतों में से जो आती है वो टेढ़ी टेढ़ी रहेंगी, छोटी भी रहेंगी, ज्यादा लंबी बड़ी नहीं रहेंगी, लेकिन आप उसे खाइए, पौष्टिक भी बहुत रहेंगी और उसको आप किसी तरह का केमिकल वगैरह भी नहीं रहेगा, यानी कोई नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन देखने में अच्छा नहीं रहेगा। तो यही परेशानी है हमारे बीच में कि हमारे यहाँ भी जो शूज कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज इतनी बेहतरीन शूज बनाएंगी कि वो देखने में अच्छा लगेगा, शीशे के ग्लासेस के ऊपर नीचे से लाइट लगा करके उसको प्लेस किया जाएगा, आप खरीद लेते हैं, पता चला अगले ही दिन वो टूट गया। और कुछ ऐसे भी जूते हैं, जूते की दुकानें हैं जहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि एकदम कोई कारीगर काम कर रहा है, आपने वहां से बनवा लिया, वो देखने में शायद उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब आप उसे पहनेंगे तो बड़ा आरामदेह भी होगा और बड़ा लंबा भी चलता है। तो यही जेसलर साहब ने बताया उनको, अपने ग्राहक को यानी लेखक को, कि ये परेशानियां हैं हमारे बीच में। हालांकि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो रेगुलर मिस्टर जेसलर से ही जूते बनवाते हैं, लेकिन उनको इमरजेंसी हो गई थी और जूता बनने में टाइम लगता, ऑर्डर देकर के उनको तुरंत चाहिए था, तो इन्होंने किसी बड़ी ब्रांड का ये जूता खरीदा था जिसमें प्रॉब्लम आ गई थी और जो उन्हें बार बार पहनने पर कष्ट भी देता था। चलिए, इन्होंने, लेखक साहब ने जो नए जोड़े जूते के ऑर्डर दिए ये इन्हें प्राप्त हो गए, इन्होंने जूता लिया, उपयोग करना शुरू किया और इन्हें इस बात की खुशी है कि इन्होंने जो पहले उनसे जूते बनवाए थे उनसे भी बेहतरीन और उनसे भी बढ़िया क्वालिटी का जूता इस बार मिस्टर जेसलर ने उनको बना करके दिया। अब कहानी आगे बढ़ रही है तो उसमें लिखा हुआ है, देख लें कि द न्यू शूज लास्टेड नियरली 2 years। जो इन्होंने नए जूते बनवाए ये लगभग 2 साल तक चला। एंड इन हिज नेक्स्ट विजिट ही रिसीव्स क्वाइट अ शॉक। और जब वो दूसरी बार, मतलब अपने अगले विजिट पे फिर नए जूते की जब उनको जरूरत पड़ी लेखक को, जब वो गए तो उन्हें एक झटका लगा, शॉक लगा। When he enters the shop, जब वह दुकान में घुसते हैं, he sees the younger जेसलर ब्रदर। तो देखते हैं कि एक यंगर, मतलब बड़े जेसलर जो थे उनसे छोटा वाला भाई, दोनों को जेसलर ब्रदर, मिस्टर जेसलर कहते थे क्योंकि टाइटल थी दोनों की, 2 भाइयों की शॉप थी वो। तो वो यंगर वंस को देखते हैं, यानी जो ज्यादा युवा है उस जेसलर ब्रदर को देखते हैं। Who informs him of elder जेसलर्स डेथ। और वो जो यंग जेसलर हैं वो बताते हैं कि उनके बड़े भाई साहब की मृत्यु हो गई। द डे ही ऑर्डर सेवरल पेयर। और सेवरल का मतलब अनेक होता है। खैर उन्हें ये न्यूज सुन करके बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अनेक जोड़ी जूतों के ऑर्डर दे दिए यंग जेसलर ब्रदर को, स्थिति को देख करके कि बड़ा उदास है, बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, बड़ा खराब लगा उनको। तो उन्होंने क्या किया कि कई जोड़ी जूतों के ऑर्डर दे दिए। The day he orders several pairs, it takes longer to make them, but the quality is even better the previous one। अब भाई कई जोड़ी जूतों के ऑर्डर दिए, हाथ से बनाना है तो समय लगेगा, तो कई दिन लगे उन जूतों को तैयार होने में, लेकिन जब उनको प्राप्त हुआ, लेखक साहब को जब ये जूते मिले तो उन्होंने देखा कि ये पहले से भी बेहतर हैं। इवन का मतलब होता है भी, मतलब जो पहले जूते उनको प्राप्त हुए थे इन जेसलर बंधुओं के द्वारा, आज जो इन्हें जूते मिले हैं ये पहले वाले जूतों से भी बेहतरीन क्वालिटी के जूते हैं।
नई जोड़ी जूतों को प्राप्त करने के बाद जो हमारे नैरेटर हैं लीव्स फॉर अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, मतलब ये लंदन से कहीं और चले गए, रशिया गए हो, कहीं गए हो, इसकी जिक्र उन्होंने नहीं की है, तो वह विदेश चले जाते हैं। एंड रिटर्न्स आफ्टर ओवर अ ईयर, और लगभग 1 साल के बाद वापस आते हैं। द फर्स्ट शॉप ही गोज टू इज मिस्टर जेसलर्स, और वापस आने के बाद जो सबसे पहला दुकान वो जाते हैं वो होता है मिस्टर जेसलर का जूते का दुकान। मिस्टर जेसलर नाउ 75, मिस्टर जेसलर जो अब लगभग 75 साल के हो चुके हैं, इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम एट फर्स्ट। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। अब चूंकि 75 साल के वृद्ध हो चुके हैं मिस्टर जेसलर, तो वह उनको तुरंत पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है। नैरेटर गिव्स अ ह्यूज ऑर्डर, लेकिन बाद में उनको पहचान मिल जाती है, जब बातचीत होती है तो बहुत उनको पहचान मिलती है या पता चल जाता है या उनको याद आ जाता है। तो जो नैरेटर है हमारे कहानीकार जो हैं, ये ह्यूज ऑर्डर देते हैं। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा सा। ह्यूज का मतलब हो गया विशाल, बड़ा, मतलब बड़ा ऑर्डर देते हैं, मतलब फिर वही 3 4 5 10 जोड़ी जूतों का ऑर्डर दिया उन्होंने। द वेट इज लॉन्गर देन एवर बट द क्वालिटी ओनली गेट्स बेटर। फिर भाई ज्यादा जोड़ी जूते का ऑर्डर दिया है तो समय लगा, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर जो क्वालिटी थी वो पिछले वाले जूतों से फिर बढ़कर मिली, यानी बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी उनको मिलती जा रही है। खैर इन्होंने जूते ले लिए नैरेटर साहब ने, और जूते लेके इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, प्रयोग करना शुरू कर दिया। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद, while passing the little street, the narrator thinks to go and tell Mr. Jessler that the boots are perfect. नैरेटर को लगा कि उसी रास्ते से गुजर रहा है तो चले और मिस्टर जेसलर से एक मुलाकात कर ले और उन्हें यह भी बता ले कि भाई उन्होंने जो जूते बनाए हैं वो परफेक्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, शानदार हैं। But when he goes to the place where the shop was, लेकिन जब वो उस स्थान पर जाते हैं जहां मिस्टर जेसलर की दुकान थी, the name plate is no longer there. वहां पर में जेसलर ब्रदर्स लिखा हुआ जो नेम प्लेट था, दुकान का नाम था, वो वहां अब नहीं लगा हुआ है। देखिए आप भी कभी किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां से आप भली भांति परिचित हैं और आपको पता है कि वहां यह चीज मिलता है या इस चीज की दुकान है, और आप जब जाएं और पता चले कि वो ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक उसी तरह देखिए कहानी में क्या हो रहा है कि डिस्टर्ब्ड ही गोज इनटू द शॉप एंड ए यंग इंग्लिश फेस ग्रीट्स हिम। जब वो उस दुकान में जाते हैं तो उन्हें एक अंग्रेज, नया अंग्रेज लड़का जो है उनका अभिवादन करता है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो लंदन की कहानी है, और मिस्टर जेसलर एक्चुअली लंदन के नहीं है, ये एक्चुअली रशियन समुदाय के आसपास के लोग हैं, और ये ईस्ट लंदन में उस वक्त शिफ्ट हुए थे और अपनी रोजी रोटी वहां पे चलाते थे, बूट मेकिंग करके, जूते बना करके। तो उनको भाई देखते देखते लोगों को आदी हो गया है कि ये इस तरह से बोलते हैं, या इनका जो टोन है वो रशियन टोन है और उस तरह का वो व्यक्ति है। लेकिन वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक नए युवा अंग्रेज ने उनका स्वागत किया कि आइए आइए। द नरेटर इंक्वायर्स अबाउट मिस्टर जेसलर। नरेटर जो है हमारे कहानीकार है वो पूछते हैं कि मिस्टर जेसलर कहाँ हैं, एंड कम्स टू नो ऑफ यंग जेसलर्स डेथ। और उनको पता चलता है कि ये जो यंगर जेसलर भी थे जिनसे अब मैं जूते बनवाता था, इनकी भी मृत्यु हो गई। बड़े भाई साहब तो 1 साल पहले मर ही चुके थे, 1.5 साल पहले जब भी मरे हो, और ये भी अब इनको भी मृत्यु आ गई है। अपॉन हियरिंग दिस द नैरेटर इज क्वाइट शॉक्ड। यह सुन करके कि मिस्टर जेसलर भी, मतलब जो जवान थे पहले वाले से, जो थोड़े से जवान थे या छोटा भाई कह लें, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सुनकर के नैरेटर को, कहानीकार को काफी ही सदमा लगता है। तो नैरेटर पूछता है कि आखिर वो कैसे मर गए, 1 सप्ताह पहले ही मैं आया था और 1 सप्ताह पहले ही मैंने उनसे जूते लिए थे, उनको चेक भी दिया था, यानी पेमेंट भी किया था, तो वो कैसे गुजर गए। तो द यंग मैन एक्सप्लेन्स टू हिम दैट जेसलर डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन का हिंदी होता है भूखमरी, यानी वो भूख से मर गए, भूखमरी के शिकार हो गए। He used to devote himself to shoemaking so much that he used to forget about everything else. वो बता रहा है कि वो जूते बनाने में इतने मशरूफ हो जाते थे। डिवोट का मतलब होता है समर्पित हो जाना, समर्पित। जूते बनाने के प्रति वो इतने समर्पित थे कि वो बाकी चीजों को भूल जाते थे। All the money went in his rent and leather.
और जितना भी वो पैसा कमाते थे जूते बना करके, फिर उन पैसों को या तो वो दुकान का रेंट देने में खत्म कर देते थे या फिर नया नया चमड़ा का पीस खरीद के लाते थे जूते बनाने के लिए। द फेट वॉज क्वाइट ऑब्वियस। फेट का मतलब होता है भाग्य, किस्मत, भाग्य या किस्मत, और ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। मतलब उनका जो किस्मत था, जो भाग्य था, वो स्पष्ट था कि उनके साथ क्या होना जाना है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, जो आदमी अपना खाना पीना पर ध्यान न दे, भोजन वगैरह पर ध्यान न दे, दिन रात अपने आप को काम में डुबाए रखे और जो भी उस काम से उसे पैसे प्राप्त हो वो फिर उसे उसी काम में लगा दे, रेंट देने में लगा दे, उसको अपने पास खाने पीने तक के लिए सेव ना करे, तो उसको तो मरना ही है, भूखमरी का ही शिकार होना है। तो वही कह रहा है कि उनका किस्मत तो शुरू से ही तय था कि उनके साथ यही होना है। बट बोथ द नैरेटर एंड द यंग मैन एग्रीज दैट जेस्लर ब्रदर्स मेड गुड क्वालिटी बूट्स। लेकिन जो यंग आदमी है जिसने अब उस जूते का दुकान को अपने कब्जे में लिया है या उसे खरीद लिया है, और जो हमारे कहानीकार हैं यानी जॉन गैल्सवर्दी साहब हैं, ये दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हाँ, वाकई इस पूरे शहर में सबसे बेहतरीन जूते जेस्लर ब्रदर्स ही बनाते थे या मिस्टर जेस्लर ही बनाते थे। So in the end, this is the story of quality written by John Galsworthy. जॉन गैल्सवर्दी द्वारा लिखित क्वालिटी स्टोरी या चैप्टर की यही स्टोरी है, यही कहानी है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो काम में बेहतरीन 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 करने के चक्कर में रहते हैं और हमेशा अपना जीवन उसी को समर्पित कर देते हैं। वो अपने आप को आर्टिस्ट मानते हैं, कलाकार मानते हैं, किसी प्रकार का जूता बनाने वाला मोची या कुछ और नहीं। जैसे मिस्टर जेस्लर है, ये अपने आप को आर्टिस्ट मानते थे, कलाकार मानते थे। इनको लगता था कि यह मेरी कला है और कोई भी कलाकार अपने से अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना दिखलाना चाहता है, और यही हमारे कलाकार मिस्टर जेस्लर जीवन भर दिखाते रह गए। इनके बनाए जूते बेहतर से बेहतरीन होते चले गए, लेकिन ये कला के जैसे कदरदान कम होते हैं, कला को पहचानने वाले, कला के पारखी कम होते हैं, उसी तरह इनके ग्राहक भी कम थे। वही लोग इनको जानते थे जिन्होंने इनसे कभी जूता खरीदा हो और वो जूतों के दीवाने हो जाते थे। लेकिन इनके पास कभी पैसा बचता ही नहीं था अपना क्वालिटी देने में कि ये कभी अपने दुकान का प्रचार प्रसार कर सकें, कुछ और लोगों को हायर कर सकें। ये सारा काम खुद से करते थे, एक एक काम, चमड़ा खरीदने से लेके उसको सजाने से लेके उसको पकाने से लेके जो भी काम है सिलने सिलाने तक का हर काम खुद करते थे, जहां उनको लगता था कि एक भी कमी नहीं छोड़ी जाए। इतनी क्वालिटी देने में विश्वास करते थे ये हमारे मिस्टर जेस्लर। और अंततः क्वालिटी का सामान बेचते बेचते, सामान बनाते बनाते ही एक दिन उनकी भूखमरी से मृत्यु हो गई, क्योंकि क्वालिटी के पीछे जाने वाले लोग अक्सर अपने आप को इसी तरह खत्म कर देते हैं। लेखक इसी बीच में कहानी को खत्म कर देते हैं और हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि क्या क्वालिटी क्वांटिटी से ऊपर है या क्वालिटी क्वांटिटी के साथ ही चलनी चाहिए। यह आपको भी सोचना चाहिए। और अब मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में या अगले क्लास में इस कहानी के कुछ क्वेश्चन आंसर, संभावित क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जो आपको परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा जॉन गैल्सवर्दी साहब के बारे में पढ़ लें, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, एक दो उनके किताबों के नाम भी पढ़ लेंगे, और बाकी की इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स में भी बाकी की चीजों के साथ मैं मिलता हूं फिर से आपसे एक बार। तब तक के लिए कीप वेटिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड चैनल्स एंड क्लासेस। मीट यू सून। दिस इज आशीष कुमार signing off. Have a great day, guys.